नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम दो चीज़ें देख लेते हैं। एक तो अनुस्वार और दूसरा है अनुनासिक। इनकी पहचान क्या है और इनको लगाने का तरीका क्या है और इनमें अंतर क्या है। तो देखिएगा, अनुस्वार किसे कहते हैं? वर्गीय व्यंजनों के पंचम वर्ण का नाक से जब उच्चारण किया जाता है तब हम कह सकते हैं कि अनुस्वार लगाते हैं। और ये जो पंचम वर्ण है वे स्वर रहित होते हैं। कैसे होते हैं? स्वर रहित व्यंजन होते हैं। अब इन स्वर रहित व्यंजन को क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ये पंचम वर्ण जो है वे आधे होते हैं। अब वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात आती है वर्गीय व्यंजनों की। तो वर्ग हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 5 होते हैं। क, च, ट, त और पे। इन पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं वे वर्ण इस प्रकार से हैं। ये गए, क्योंकि हम स्वर रहित व्यंजन लिख रहे हैं यहाँ पर। ये, णे, ने और मैं, इनका उच्चारण क्या है? नाक से होता है। चूंकि ये पांचों ही वर्ण वैसे भी नासिक के वर्ण कहलाते हैं, इनका नाक से उच्चारण होने के कारण से इनको नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। अब दिक्कत क्या होती है, इनकी विशेषता क्या है कि जब ये कभी आधे रूप में प्रयुक्त होते हैं, जब इनका आधा रूप इस्तेमाल किया जाता है, तब कभी कभी इनको यूं ऊपर अनुस्वार के रूप में भी लगा दिया करते हैं। वे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं बहुधा जिनको हम इन के रूप में काम में लेते हैं? जैसे हम एक बात करते हैं अंग की, अंग लिखा हमने, बाद में हम कह सकते हैं हमने रंग लिखा, हमने कह लिखा अंक लिखा, हमने अंगना लिखा, हमने सुंदर लिखा, हमने अंतर लिखा। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब यदि हमें कोई कहे कि आपको इसका अनुस्वार हटाना है और अनुस्वार हटा के हमें इसका इस्तेमाल करना है, तो चूंकि हम यहाँ बात कर चुके हैं वर्गीय व्यंजन है, तो हम इसका व्यंजन वाला जो आधा रूप है वो भी नीचे प्रयुक्त कर सकते हैं और आप करते भी हैं। जैसे 1-2-3 शब्द हम और लिख लेते हैं। जैसे सजा के तौर पर दंड दिया जाता है, या पाइप को हम पंप भी कहते हैं, या इसके अलावा जैसे डंडा है। ये जो शब्द हैं इनसे हमें अनुस्वार हटाना है, तो हम क्या करते हैं? अनुस्वार हटाने का क्या तरीका होता है कि जहां अनुस्वार लगा होता है, ए पर लगा हुआ है यहाँ पर, तो इससे ठीक आगे बोला जाएगा। तो ए के आगे यहाँ बोला जा रहा है, और जहां अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं हम, उसके ठीक आगे वाले वर्ण को पकड़ना होता है। अब आगे वर्ण कौन सा है? गे। यहाँ इसमें भी अनुस्वार जहां बोला जा रहा है उसके आगे वाले वर्ण को पकड़े। यहाँ भी पकड़ा, यहाँ भी हम पकड़ेंगे, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे आ गया और यहाँ पर डे आ गया। अब हम ये देखते हैं कि जहां अनुस्वार बोला जा रहा है उसके आगे वाले वर्ण को देखते हैं, और उस आगे वाले वर्ण का जो पंचम वर्ण है ये किस वर्ग का है। तो जैसे हम बात करें गए की, ये यहाँ पर आप गए देखेंगे, फिर गए है, फिर क है, ये तीनों एक ही वर्ग के हैं, क वर्ग के। और इन क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, जो पंचम वर्ण है, वो क्या है? गए है। तो हम इस अंग का इस प्रकार से लेखन भी कर सकते हैं। आपने संस्कृत की पुरानी किताबों में इस प्रकार का इनका रूप देखा होगा, अंग। तो हम इस प्रकार से इनका रूप नया लिख सकते हैं। ये जो रंग था, इस रंग को हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब यदि इसको रड़क पढ़ता है कोई तो गलत है, वो ये शब्द भी क्या है? ये रंग ही है। इस प्रकार से हम और इनका लेखन कर सकते हैं। यहाँ अंगना में आते हैं तो अंगना में भी यही है, ए लिखा, अनुस्वार के आगे गए है, और गए चूंकि क वाले वर्ग का है, क वाले वर्ग का अंतिम वर्ण गए है, तो यहाँ पे गए लिखेंगे, हलंत लगा देंगे और अंगना कर देंगे। ये अंगना है। सुंदर का तो आप खुद लिखते ही हैं। आगे दे देखा तो दे जो है वह तय वर्ग का है, और तय वर्ग का अंतिम वर्ण है ने, तो यहाँ आधा ने लिखेंगे, फिर दे लिखेंगे, फिर अंतर, सुंदर इस प्रकार से लिख देंगे। अंतर में तय वर्ग का था तो आधा ने आ गया। ये अंतर, ये सुंदर हम बहुधा लिखते ही हैं। यहाँ दे लिखा, दे के आगे अनुस्वार बोला जा रहा है, अनुस्वार के ठीक आगे क्या है? डे, डे है। अनुस्वार के आगे क्या है? डे, डमरू वाला। अब डे कौन से वर्ग का है? चूंकि डे जो है वह
टे वर्ग का है, टे वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, पंचम वर्ण क्या है, णे। तो हम इसको आधा लिख देते हैं, यहाँ हमने दे लिखा, णे लिखा और डे लिखा, तो ये शब्द क्या बन गया, दंड बन गया। पंप में देखते हैं तो पे आधा पूरा आ गया, फिर अनुस्वार, अनुस्वार के आगे फिर पे है, और पे वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो रहा है, मैं आ रहा है, तो हम यहाँ पर मैं लिखेंगे और शब्द बना देंगे पंप, इस प्रकार से। दूसरा शब्द देखते हैं डंडा, तो आप डंडा इस प्रकार से लिखा हुआ देखते ही हैं, तो वो डंडा इसीलिए शुद्ध है क्योंकि डे के आगे ऊपर अनुस्वार था, जो अनुस्वार किस में बदलेगा, इस आगे वाले वर्ण के अनुसार बदलेगा। आगे वाला वर्ण जो था वो टे वर्ग का था, और टे में आधा णे आता है, तो आधा णे यहाँ लिखा और शब्द बन गया आपका डंडा। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। अब कुछ शब्द ये हैं जिनको हम अनुनासिक कहते हैं, या जिनको हम चंद्रबिंदु वाले शब्द भी कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं, चंद्रबिंदु। ये किस पर लगती है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखी है, किसी स्वर वर्ण का नाक व मुख दोनों से एक साथ उच्चारण जब किया जाता है तब यहाँ पर ये चंद्रबिंदु का इस्तेमाल किया जाता है। किसका करेंगे, क्या है, स्वर वर्ण। ध्यान देवे, स्वर है और उसका उच्चारण नाक से और मुख दोनों से हो रहा है। एक्चुअली स्वर वर्ण का तो सिर्फ मुख से हो रहा है, लेकिन जब किसी स्वर वर्ण का उच्चारण नाक और मुख दोनों से मिलाकर जब हम करते हैं तब वहां अनुनासिक नाम का जो चिन्ह है वह लगाया जाता है। अब अनुनासिक का जो चिन्ह है वह चंद्रबिंदु के रूप में हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लगातार लगाते आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, चंद्रबिंदु वाले शब्दों की बात करते हैं। चंद्रबिंदु वाले जो शब्द हैं वे कुछ एक शब्द आपकी अच्छी तरह से याद होंगे, आपको ध्यान है, बहुत बार हम इनको लिखते हैं, और बहुत बार जब हम लिखते हैं तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उस करने के पीछे की वजह जो है उस वजह पर भी हमें बात कर लेनी चाहिए। इनको अनुनासिक कहा जाता है, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, और इसको चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रबिंदु भी इसे कहा जाता है। अब चंद्रबिंदु वाले कुछ शब्द आप देखें, जैसे आंख, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। आंख था, जैसे आंगन है, जैसे हम कहें आंत है, आंत है, या हम कह सकते हैं आंच है, या हम कह सकते हैं अंगड़ाई है। तो यहां ये जो शब्द थे, यहां पर आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, अंत शब्द से या अंतर शब्द से हमने ने को नीचे लेके आए थे, और ये हमारा शुद्ध शब्द हो गया था। ये दोनों शुद्ध हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी समिति की जो सिफारिश है वो है कि अनुस्वार वाले शब्द हैं वे प्रयुक्त किए जाए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आंख बोल रहे हैं। मतलब ये जो आ सब वर्ण था, इस आ वर्ण का उच्चारण करते समय जो मुख्य विवर से, जो मुख से बाहर निकलती है हवा, वह नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, इसलिए इसका रूप जो है वह अनुनासिक कहलाता है। अब देखें, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है ये इतने ज्यादा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम आपके समक्ष एक शब्द लिखते हैं, जैसे हमने ईंट लिखा, जैसे हमने भेंट लिखा। अब ये दोनों ही शब्द जो है, इनमें दिखने में क्या लग रहा है, इनमें देखने में हम कह सकते हैं कि इनमें अनुस्वार है। देखने में कैसा लग रहा है, अनुस्वार के जैसा, लेकिन अनुस्वार यहां पर नहीं है। इनमें क्या है, इनमें अनुनासिक है। इनमें क्या चीज है, इनमें अनुनासिक है। हुआ क्या है, ये जो ई था, इस ई की मात्रा की वजह से आप यहां पर चंद्रबिंदु स्थापित नहीं कर सकते, या थोड़ी सी तकलीफ होती है, या वो सुविधाजनक नहीं होता, इसलिए इसको क्या कर दिया, यहां का चंद्र हटा दिया और सिर्फ बिंदु रखा। और बिंदु अकेला रखने की वजह से भ्रम की स्थिति हो जाती है कि कहीं अनुस्वार तो नहीं है। जैसे भेंट शब्द है, आप इस भेंट शब्द को देखेंगे तो इस भेंट में हम भय में और ए जोड़ रहे हैं, ठीक है, और इस ए का क्या कर रहे हैं, नाक और मुख से उच्चारण कर रहे हैं, उसके बाद में टे जोड़ रहे हैं। उसमें आप टे जोड़ ए भी कर सकते हो। अब भे ए टे ए,
तो ए की मात्रा, ये जो अनुस्वार था यहां पर दिखने में क्या लग रहा है, अनुस्वार है क्या, वास्तव में अनुनासिक चंद्रबिंदु है इसमें। और यही चंद्रबिंदु है वो ईंट में भी है, वही भेंट में भी है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें देखने में हमें क्या लगता है, जैसे मैं और कहूं, जैसे हम लिखते हैं कि वह वहां क्यों गया था, तो यहां पर क्यों में क्या है, क्यों में अनुस्वार नहीं है, क्यों में अनुस्वार नहीं है, जबकि क्यों, बल्कि क्यों में अनुनासिक माना जाएगा, क्योंकि ये में ओ की मात्रा थी और उस ओ की मात्रा के ऊपर हम अब वो चंद्र बिंदु लगा रहे हैं। इसका उच्चारण जो है वह हम नाक एवं मुख दोनों से एक साथ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगी। और वही चंद्र बिंदु इसे क्यों पर आई है, इसलिए देखने में तो हमें लगता है कि ये अनुस्वार है, लेकिन असल में क्या है, वह अनुनासिक है। क्योंकि इस क्यों में, या क्योंकि शब्द जो है, इस क्योंकि शब्द के भी यही एक कहानी है। क्योंकि शब्द में भी अनुनासिक ही है, अनुस्वार नहीं माना जाएगा। एक और शब्द है जैसे नहीं, हम बोलते बोलते इन शब्दों को काम में ले रहे हैं। नहीं जो शब्द है इसमें अनुनासिक है, इनमें क्या है, अनुनासिक है। और अनुनासिक होने का जो है वो प्रमाण वह है यही है कि इस है में ई की मात्रा है, बड़ी ई है, और बड़ी ई का हम उच्चारण कर रहे हैं नाक और मुख के द्वारा, इसलिए है में ई आएगी, ई है, ई नहीं, और नहीं की वजह से यहां पर माना जाएगा अनुनासिक, या आप कह सकते हैं चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु हमारा स्थानीय नाम है, देशज है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार से कोई इसे परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ अनुनासिक ही है। अनुस्वार वो है जो जिनमें और वर्गीय व्यंजनों के पंचम वर्ण जो हैं वे सीधे इस्तेमाल कि वो नाक से उनका उच्चारण किया जाता है। अच्छा, एक और बात आती है, स्वर जिनका नाक और मुख से उच्चारण कर दिया वो तो कहलाए अनुनासिक। जिन स्वर वर्णों का मुख और नाक से उच्चारण कर दिया वो तो क्या कहलाते हैं, वे तो कहलाते हैं अनुनासिक। और जिनका उच्चारण सिर्फ मुख से होता है वे अनुनासिक, अन्य जोड़े या अन्य धने अनुनासिक। और इसकी जब हम इस उपसर्ग को इसमें जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है अन्य नुनासिक। तो अनुनासिक मतलब ऐसे लेकर औ तक के जितने भी स्वर वर्ण हैं वे सारे के सारे कैसे हैं, अनुनासिक हैं। लेकिन जो ही इनका नाक से उच्चारण किया जाता है तो जैसे हम बना देते हैं, हमने बना दिया अंगना, शब्द बना दिया, तो ये जो अंगना था ये किस में चला जाएगा, अनुनासिक में चला जाएगा। बाकी सब क्या है, अनुनासिक हैं। अनुनासिक की बजाय आप एक शब्द और भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वह है निर्धन अनुनासिक। मतलब अनुनासिक जहां पर नहीं है। और इसमें ये जब निर उपसर्ग जुड़ता है तो रे में ए पूरा ए जुड़ जाएगा और ये बात बन जाएगी निरेनु नासिक। तो ये निर्नुनासिक वर्ण कहलाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।